नई सुबह, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, एक समय था जब आप सब परंपरागत तरीके से खेती किया करते थे। समय, श्रम और पूंजी ज़्यादा लगती थी और आपको आपके मन मुताबिक उत्पादन भी नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, विज्ञान ने तरक्की की और अब तो हाईटेक का ज़माना है। आप सब वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं और हमारे देश में हर साल कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है। ये हम और आप सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। लेकिन किसान भाई बहनों, इस कार्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ज़रूरी है कि नई नई जानकारियों को समझा जाए। तो आइए, कृषि जगत की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। भूमिहीन किसानों को भी मिलेगी संस्थागत वित्तीय सहायता। भारत इजराइल कृषि समझौता जारी रहेगा। चाय कारोबारियों के लिए ई ऑक्शन की शुरुआत। कोल्ड स्टोर स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए तक की राशि मिलेगी और कम लागत की कपास चुनने की मशीन व्यवसायीकरण के लिए तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। भूमिहीन किसानों को संस्थागत वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। ग्रामीण विकास बैंक के जरिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। देश में बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन किसानों की है। भूमिहीन किसानों के पास जमीन का स्वामित्व नहीं होता है, जिस कारण वे संस्थागत वित्तीय सहायता लेने में असमर्थ रहते हैं और अपनी पूंजी की आवश्यकताओं के लिए साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। भूमिहीन किसानों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भूमिहीन किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान 8 लाख रुपए का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है और भूमिहीन किसानों को भी बैंक से ऋण 7% की रियायत दरों पर मिलने की संभावना है। कृषि व संबंधित क्षेत्रों में इजराइल ने भारत को कई प्रौद्योगिकियां दी हैं और देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी सहयोग दिया है। भारत इजराइल का कृषि सहयोग सन 2015 के बाद भी जारी रहेगा। इजरायली परियोजना के द्वारा देश में कृषि, बागवानी, डेयरी, जल, सिंचाई, बीज विकास और कई अन्य क्षेत्रों में भारत इजराइल कृषि सहयोग जारी है। कृषि सहयोग का मौजूदा समझौता 2012 से 2015 के लिए ही है, लेकिन दोनों देशों ने इस समझौते को 2015 में नवीकृत करने की स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में भारत इजराइल कृषि सहयोग के तहत 2012 से 15 एक्शन प्लान 10 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में जारी है। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उत्कृष्टता केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों में खोले जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है और ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा। चाय कारोबारियों के लिए ई ऑक्शन की शुरुआत हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा देश के हर हिस्से में पहुंच बनाने और कारोबारियों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से इस नई सेवा को शुरू किया जा रहा है। UCEL यानी उपासी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड चाय के लिए एक नियमित ई ऑक्शन यानी ई नीलामी की शुरुआत करने जा रही है। नई ई ऑक्शन प्रणाली 1 दिसंबर से चालू हो जाएगी और ये पूरे देश में लागू होगी। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश के किसी भी कोने में बैठकर खरीदार अपने घर, ऑफिस या फिर स्मार्टफोन के जरिए चाय के लिए बोली लगा पाएंगे। देश के टी बोर्ड की सहायता से चलने वाले इस ई ऑक्शन से देश भर में चाय की मांग तो पता चलेगी ही, साथ ही अधिक से अधिक लोग सीधे चाय खरीदने में सफल होंगे, जिससे इसके दाम भी अच्छे मिलने की उम्मीद है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकेंगे। बिहार सरकार ने कोल्ड स्टोर को स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की घोषणा की है। इससे राज्य में अत्याधुनिक भंडारण सुविधा स्थापित करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर कुल लागत का 30 से 35% तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। अनुदान की राशि अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी। 5 से 10 हजार टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर की स्थापना पर 35% का अनुदान निर्माण करने वाले को मिलेगा। राज्य सरकार का अनुमान है कि 5 से 10 हजार टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर के निर्माण पर 7 से 10 करोड़ रुपए और 10,000 टन से अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोर के निर्माण पर 10 से 14 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है।
राज्य सरकार की इस योजना से कोल्ड स्टोर निर्माण में तेजी आएगी और कटाई के उपरांत बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। श्रमिकों की कमी के चलते कपास किसानों को कपास चुनने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब बेहद सस्ती और कारगर कपास चुनने की मशीन बाजार में आ गई है, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत इस वर्ष कपास उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा, लेकिन कपास किसानों को कपास चुनने के लिए श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों के लाभ के लिए सीमा यानी सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन कपास विकास एवं अनुसंधान संघ ने कपास चुनने की एक बेहद सस्ती और कारगर मशीन तैयार की है। आमतौर पर हाथ से लगभग 10 किलोग्राम कपास चुनने में करीब 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन सीमा द्वारा तैयार मशीन सिर्फ 1 घंटे में 10 किलोग्राम कपास चुन लेती है। ये मशीन बैटरी से चलती है और इसे सौर पैनल लगाकर भी चलाया जा सकता है। ये मशीन व्यावसायीकरण के लिए पूर्णतः तैयार है तथा देश के कई हिस्सों में इसे पहुंचा भी दिया गया है। इस मशीन की लागत करीब 20,000 रुपए है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि इस समय फसलों व सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अतः किसान भाई फसल की निगरानी करें और यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर सिंचाई जल के साथ करें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, जिस तरह से हम सब स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार की ज़रूरत होती है। और इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है हमारे पास हरा चारा। हरा चारा जहां हमारे पशुओं को बेहद प्रिय होता है, वहीं इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। तो किसान भाई बहनों, हरे चारे की पशुओं के लिए हमेशा से मांग बनी रहती है और हरे चारे की बुआई के लिए समय भी उचित चल रहा है। तो जो किसान भाई बहन हरे चारे की बुआई कर रहे हैं, उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, आज इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। पशुओं से जो हमें उत्पाद मिलते हैं वो हमारे खेती के लिए बहुत अच्छा खाद बनते हैं। इसके साथ ही साथ जो कृषि से हमें चारा मिलता है वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा खाना मिलता है। और पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी बात आती है कि उनको हरे चारे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और आजकल जैसा कि दूध उत्पादन बढ़ाना हमारे बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ में ज़रूरी है कि हम न केवल अच्छी नस्ल के पशु पालें, बल्कि उनके पालन खाने के लिए, पीने के लिए इस किस्म के चारे का प्रबंध किया जाए, जिससे कि उनको काफ़ी फ़ायदा मिले। तो हरे चारे की कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं और अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनिल चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन में हरे चारे का बहुत ही महत्व है।
और रबी का मौसम आने वाला है और रबी के मौसम में चारे की कमी रहती है, तो चारे की आपूर्ति के लिए कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे किसान भाई रबी के हरे चारे के लिए लगा सकते हैं? डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रबी सीजन की जो है वो चारा फसलें हैं, तो उन चारा फसलों में जो मुख्य फसलें हैं वो है जई, बरसीम और ल्यूसर्न, जिसे कि हम रिजका भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दो तरह के दो पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे आपका जौ है और साथ में आपकी ड्यूल पर्पज़ गेहूँ, तो ये 4-5 फसलें जो है जिनको जो हम रबी सीजन में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी का मौसम आ रहा है और रबी के मौसम में सामान्यतः हरे चारे की कमी हो जाती है, तो हरे चारे के लिए किसान भाई इसमें कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और लगाते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें? डॉक्टर साहब, अगर अगेते हरे चारे की बात करें तो हम तो अमूमन इसमें जो है अक्टूबर महीने में ही हम लोग लगाते हैं। अगर बरसीम है उसको हम लोग अक्टूबर महीने में लगाते हैं और ये आपका दिसंबर जनवरी में आपको हरा चारा देना शुरू करती है। वैसे ही आपका ये जई की फसल है, उसी तरह से आपकी ड्यूल पर्पज़ गेहूँ या आपका जौ है, और आपका रिजका भी ये जनवरी में, दिसंबर एंड से लेकर जनवरी और मार्च जून तक ये फसलें जो हैं आपको हरा चारा देती रहती हैं। अगर अर्ली की बात करें तो अर्ली सीजन में हमारे लिए फिर कोई और जो है वो कोई विकल्प नहीं है, पर दिसंबर से ये हम लोग इसका हरा चारा लेना प्रारंभ कर सकते हैं इन रबी सीजन की फसलों का। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसीम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है, तो बरसीम की फसल के लिए कौन सी ऐसी खास किस्में हैं जो पूरे भारत के लिए अलग अलग हिस्सों के लिए कौन कौन सी किस्में अनुमोदित की गई हैं? डॉक्टर साहब, जैसे आपने पूछा कि कौन कौन सी इसकी मुख्य किस्में हैं, तो बरसीम की सबसे पुरानी वैरायटी जो मेस्काबी है वो पूरे हमारे भारत में जहाँ जहाँ हमारी बरसीम लगती है उसके लिए अभी भी कारगर है और उपयुक्त किस्म है। इसके अलावा अगर हम लोग पंजाब, हिमाचल और जे.एंड.के के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें, या उत्तराखंड के जो निचले क्षेत्र हैं उसमें लगानी है, तो आपके पास है जवाहर बरसीम 1, 2 और 3, और ये जो किस्में हैं ये हम लोग मध्य भारत जो है उसमें भी लगा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन की बात करें, उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र हैं या आपके उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, उसके लिए जो हमारे पास बुंदेल बरसीम 2 और 3 ये बड़ी उपयुक्त किस्में हैं। और जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है, हम लोग अगर समय पे अगर बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए 25 किलोग्राम जो बीज की मात्रा जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। वहीं अगर एकड़ के लिए हम लोग बीज लें तो एकड़ के लिए फिर ये 10 किलोग्राम बीज जो है अति उत्तम मात्रा है ये। और वहीं अगर हम लोग अगर जल्दी बिजाई कर रहे हैं, क्योंकि कई बार किसानों का खेत जो है जैसे कई खरीफ की फसलों में जल्दी खाली हो जाता है, तो उसमें जल्दी भी बिजाई कर सकते हैं। इससे आपके 1 या 2 कट ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको 15 से 20% जो बीज की मात्रा है वो बढ़ानी पड़ती है। वहीं अगर खरीफ की फसल अगर आपकी लेट अगर पक रही है तो आपको जो है वो नवंबर एंड तक भी आपकी जो है वो बिजाई कर पाते हैं आप लोग। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है 10, 15 या 25% तक जो रिकमेंडेशन है उसका आप बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो उपयुक्त समय है वो आपका अक्टूबर महीना है और इसमें जो है 25 किलोग्राम ही उचित मात्रा है। डॉक्टर साहब, बरसीम एक दलहनी फसल होने के नाते इसके बीज उपचार के लिए किन किन बातों का किसान भाई को ध्यान रखना है और बीज उपचार करने में किन किन तरीकों से किया जा सकता है और किस प्रकार से बीज उपचार करके किसान की लागत कम आए, फसल अच्छी बनी रहे? आप लोगों को पता है, किसान भाइयों को पता, चाहे वो आपकी इसकी लेग्यूम की या दलहनी किस्म की अगर आपकी चारा फसल है, चाहे वो ल्यूसर्न है या आपका बरसीम है या कौपी है या कोई भी दलहनी फसल है, तो इसके लिए हमें जो है वो बीज को राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए। अब उपचारित कौन से राइजोबियम से करना, हर फसल के लिए अलग अलग स्ट्रेन होती है। वहीं अगर हम बरसीम की बात करें तो बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई जो स्ट्रेन है उससे हम उपचारी करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अगर 1 एकड़ अगर हमारे पास क्षेत्र है तो उसके लिए 10 किलोग्राम बीज चाहिए हमें, और 10 किलोग्राम बीज के लिए हमें 1 लीटर पानी और 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम जो है गुड़ लेना है, और उस गुड़ को जो है हमने उसमें पानी में उबाल देना है। ठंडा होने के बाद उसमें वो 1 पैकेट जो हमारे राइजोबियम कल्चर का उसमें मिला देना है। फिर उस सीड को उसमें हमने डालना है ताकि उसके लेपन हो जाए, उसकी स्लरी में लेपन हो जाए। फिर उसको हमने छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद फिर हम लोग इसकी आगे बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब अब नई नई चीज़ें याद हो रही हैं, तो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एक और दूसरा उपचार करने वाला बैक्टीरिया है
कि क्या है कि हमारी मिट्टियों में जो है वो फास्फोरस की कमी है। सामान्यतः भारत की मिट्टियों में फास्फोरस की कमी है। हालांकि हमारे खेतों में जो है फास्फोरस अणु उपलब्ध मात्रा में ज़्यादा है, लेकिन वो पौधे को उपलब्ध मात्रा में कम है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया हैं, जो फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको भी हम लोग बीज के साथ लेपित करते, उपचारित करके जो है वो खेतों में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको राइजोबियम के लिए बताया, वैसे ही आपने उस जो स्लरी है वो आपकी गुड़ वाली, उसमें राइजोबियम वाले कल्चर के साथ ही आप लोग एक पैकेट टीएसबी का भी डाल दें, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया का। फिर उसका लेपन करके राइजोबियम के साथ ही आप छाया में सुखाएं। और एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि धूप में कभी भी किसान जब हम लेपन करते हैं या बीज को उपचारित करते हैं तो धूप में ना सुखाएं, क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगे तो जो बैक्टीरिया के छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो धूप के यूवी रेज से या दूसरी किरणों से जो है वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए छाया में सुखाने के बाद ही हम लोग इसको खेत में बिजाई करें। तो इस तरीके से हम लोग बीज का उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बरसीम की जो अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाई खेत किस प्रकार से तैयार करना है और बुआई की कौन सी विधि अपनाएं जिससे कि पूरा का पूरा बीज जमे, किसानों को अच्छी फसल मिले और किसानों को लाभ मिले? डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग खेत की तैयारी की बात करते हैं तो हमें जो है एक गहरी डिस्क फ्लो से एक गहरी जुताई करनी है। उससे क्या होगा कि आपके जो है वो खेत जो है वो भुरभुरा रहेगा और नीचे तक जो है वो आपकी जड़ें जाएंगी। और दूसरा, उस खेत में जो है वो अगर आपके कुछ तक, क्योंकि इसमें जो है वो जड़ सड़न या फिर इसमें तना सड़न रोग लगते हैं, तो उसके भी जो अवयव जो हैं वो बीमारियों के जो है वो धूप से एक्सपोजर के बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रबंधन उनका हो जाता है। उसके अलावा जब हमने एक सिंगल डिस्क कर दी, उसके बाद हम लोगों ने 2 या 3 बार देसी हल या 2 या 3 बार कल्टीवेटर से एक हल अच्छा सा जो है वो खेत जो बनाना है। अब बात आई कि क्यों बनाना है, क्योंकि इसका जो बीज है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको जो है हम लोग, जैसे आपने बताया कि गहरा भी नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हमारे 2 तरीके हैं इसकी बिजाई करने के। जो पहला तरीका है उसमें जो है हम लोग जो है शुष्क विधि है। शुष्क विधि में क्या करते हैं कि जब हम दूसरा या तीसरा जो लास्ट वाला हम जो कल्टीवेटर या हल चलाते हैं, उसको चलाने के बाद हम लोग जो है वो बीज का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है छिट्टा दे देते हैं उसका। और छिट्टा भी हम लोग 2 डायरेक्शंस में देते हैं, क्रॉस में 2 डायरेक्शंस में हम लोग इसमें छिट्टा देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग जिसको कॉम्ब हैरो बोलते हैं या हम लोग जैसे टूथ हैरो बोलते हैं, या वो नहीं है तो हम लोग जो है सिंपल पाटा ही चला के जो है खेत को समतल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका बीज जो है वो ऊपर की सतह में रह जाता है। पर इस शुष्क विधि में आपको प्री सोइंग इरिगेशन देनी पड़ती है। आपको पहले ही खेत को तैयार करने से पहले आपको 8-10 दिन पहले आपको इरिगेशन देनी पड़ती है, सिंचाई देनी पड़ती है, जिससे आपके जो खेत में जो है वो ऊपरी सतह में उचित इसकी मॉइस्चर की जो है वो आपकी नमी की मात्रा हो, ताकि बीज को उसमें निकलने में जो है कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी विधि जो हमारे जो उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें हम अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने दूसरा तीसरा जो अब कल्टीवेटर चलाते हैं लास्ट वाला, उसके बाद जो है हम लोग खेत में जो है पानी खड़ा करते हैं। पानी खड़ा करते हैं 5 सेंटीमीटर से लेकर किसान 8 सेंटीमीटर तक भी करते हैं। तो जब पानी खड़ा किया होता तो हम लोग प्री जर्मिनेटेड जो आप लोगों के या फिर प्री सोक्ड सीड, जैसे 24 घंटे पहले हम लोग उनको पानी में तर करके जो है हम लोग उनको सोक करते हैं। उसके बाद जो है वो 24 घंटे तर किए हुए जो बीज होते हैं उसको हम उस खड़े पानी में छिट्टा विधि से जो है वो दोनों डायरेक्शंस में क्रॉस में करके हम लोग उसकी बिजाई करते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि छोटा बीज होता है ये ऊपर ही आपका सतह पे आ जाता है, पानी की थोड़ी मात्रा होती है ऊपर से थोड़ा सा ये उसमें पानी सूखा होता है, और ये अगले जैसे जैसे पानी कम हो जाता है उसी के साथ ही इसमें बीज फूटना शुरू हो जाता है। और अगले आपके कुछ दिनों में जो है आपके पूरे खेत में जो है पूरा बेड में जो है वेट बेड सिस्टम में आपके जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से जो आपके खेत में उसका बीज जो है फैल जाता है और उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो ये 2 विधियां हैं इसमें बिजाई करने की। डॉक्टर साहब, हम कितनी भी अच्छी किस्म का प्रयोग करें, कितना भी अच्छा खेत तैयार करें, लेकिन सबके बावजूद भी जब तक उसको सही पोषण नहीं मिलेगा तब तक उसको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो बरसीम का अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोषण किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सा खाद कितनी मात्रा में कब और किस तरह से किसान भाई प्रयोग करें जिससे कि उनको अच्छा उत्पादन मिले, लागत कम आए? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि खेत में अगर उर्वरक या पोषक तत्व नहीं होंगे तो हम लोग पैदावार क्या लेंगे। तो बरसीम में भी ज़्यादातर किसान ये क्या करते हैं कि बिजाई कर देते हैं और उसमें खाद का प्रबंधन या उर्वरकों का प्रबंधन नहीं करते हैं।
उसका परिणाम क्या होता है कि हम लोग जितनी मात्रा में हरा चारा लेना हो वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर छोटा किसान है, बरसीम तभी लगाएगा, या बड़ा किसान भी तभी लगाएगा जब उसके पास पशु होंगे। तो पशुओं से जो है वो गोबर तो आता है, तो किसानों ने क्या करना है कि जो सड़ागर अगर गोबर है, बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर जो है, उसका हो सके तो पर हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन जो है वो पर हेक्टेयर, मिनिमम 10 से 15 टन डालते हैं। अगर 10 टन भी है तो वो उचित है। उसको जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से आपने डालना है 8-10 दिन पहले जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने सिंगल कट वाला, अगर एक ही कट वाली अगर हमने बरसीम ली है तो हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सफिशेंट है, उचित है। लेकिन वहीं अगर हमने डबल कट या मल्टी कट वाली अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जो है हमें 10-10 किलोग्राम, दूसरे कट पे भी आप जैसे जब दूसरा कट लेते हैं तो उसमें 10 किलोग्राम और अगले कट में भी आप लोगों ने 10 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन डालनी है। इस तरह से जो है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो बरसीम के लिए उचित होती है, डबल के या मल्टी कट के लिए। उसी तरह से अगर हम लोग कई बार क्या होता है कि बार बार एक ही खेत में हम लोग बरसीम को लगाते हैं, उन खेतों में क्या होता है कि कई बार बीमारी का प्रकोप या कई बार जो है वो पोटाशियम की भी कमी पाई जाती है। तो ऐसे खेतों में जो है 20 किलोग्राम पोटाशियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी हम लोग खेत में डालें। इस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करने से जो है हम लोग जो है 4 से 6 कट उचित मात्रा में हरे चारे वाली हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बरसीम एक ऐसी फसल है जिसको पानी की कुछ ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो बरसीम की फसल में सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिले और साथ साथ किसानों की लागत कम आए? डॉक्टर साहब, जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है, इसमें अगर सूखे बेड में अगर हम लोग बिजाई करें तो मैंने पहले आपको बताया कि हमें प्री सोइंग इरीगेशन जो है वो देनी है। वहीं अगर हम लोग जो है वो गीली विधि से करें, वेट बेड में करें, तो हमें जो है 5 से 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखना है। ड्राई बेड में हम लोग अमूमन 10 से 12 दिन के बाद, अगर हम लोगों का वेट बेड में कर रहे हैं तो अगले जो है 7-8 दिन के बाद हमें दोबारा पानी देना पड़ेगा। और शुरू के जो है कम से कम 1 महीने तक जो है हमें 10-12 दिन के अंतराल के बाद दोनों विधियों में बार बार पानी देना पड़ेगा, ताकि हमारी फसल को जो है वो पानी की स्ट्रेस कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हरा चारा ले सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की बरसीम के बारे में, लेकिन बहुत से हमारे किसान भाई कोई जई की फसल लगाना चाहता है और कुछ क्षेत्रों में तो जौ को और गेहूं को हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं और साथ साथ में दाने के लिए भी उगाते हैं। तो इनकी कौन कौन सी ऐसी खास किस्में हैं जो चारे का उत्पादन अच्छा दें और किसानों को पौष्टिक और अच्छा चारा मिले? डॉक्टर साहब, अगर जई की बात करें तो जई का जो हम लोग हरा चारा बहुत अच्छा निकलता है और हम लोग अमूमन जो इससे पास से 60 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो हरा चारा ले सकते हैं। इसके लिए जो अच्छी किस्में हैं, जैसे पालमपुर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, जैसे पालमपुर वन है और कैंट है। उसके अलावा अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उसके लिए जो है हमारा GHO 991 और GHO 992। उसके अलावा हम लोग जो है वो OS 6 और 7, उसके अलावा जो हम लोग OS 1, ये जो है हमारे मध्य भारत के लिए उचित किस्में हैं। तो ये जो 5-6 मैंने किस्में बताई वो देश के किसी न किसी कोने के लिए उपयुक्त किस्में हैं। तो इनको लगाकर जो है हम लोग अच्छा हरा चारा ले सकते हैं। अगर हम लोग जौ की बात करें तो जौ में BHS 380 ये ऐसी किस्म है जिसको हम लोग ड्यूल पर्पज़ के लिए, हरे चारे के लिए भी और साथ में दाने के लिए भी हम लोग ले सकते हैं। उसी तरीके से इन्हीं क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गेहूं की VL 829 ये ड्यूल पर्पज़ ये आपकी गेहूं है। इनको लगा के किसान जो है वो दोनों चीज़ें ले सकते हैं, हरा चारा भी जनवरी फरवरी में जब हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में या निचले मैदानी क्षेत्रों में अगर हमें जब कमी होती है वो ले सकते हैं, और साथ में उसके बाद जो है उसमें उचित जो है हम नाइट्रोजन प्रबंधन करके उसमें जो हम लोग दाना भी ले सकते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अच्छे चारे का उत्पादन लेंगे, अच्छा दूध उत्पादन लेंगे और देश के विकास में अहम योगदान देंगे। तो किसान भाई बहनों, ये था आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर किसान भाई बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तो अब मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।